हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। हमने हालांकि चैप्टर कंप्लीट कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में, लेकिन कोरोना रेंसिडिटी हम वहाँ पर पढ़ रहे थे, जिसको हमने लास्ट में कंप्लीट कर लिया था। लेकिन इस चैप्टर को जो है एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड हमें पढ़ना है, उसके बाद हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे पूरा कंप्लीटली। ठीक है, चलिए तो रिविजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी मेटल के एलिमेंट के क्लासिफ। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, है ना, अगर हम देखते हैं सबसे पहले अगर हम मैटर से स्टार्ट करते हैं, अगर हम बात करते हैं मैटर की, चलो अगर हम मैटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा प्रीवियस आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि मैटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था अपने लास्ट प्रीवियस क्लास में। ठीक है, क्लास 9 पे मैटर हमने डिस्कस किया था। तो मैटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। जैसे आप यहाँ पर जितनी भी चीजें देख पा रहे हो, तो ये मेटल नॉन मेटल, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें क्या कर रही हैं? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं और उनका कुछ ना कुछ मास है, कुछ द्रव्यमान है। ठीक है, तो इसीलिए इन सबको क्या कहा जाएगा? मैटर कहा जाएगा। आप अपने आसपास देख सकते हैं, आपके आसपास जितनी भी चीजें वो सभी क्या है? वो सभी भी मैटर ही हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई मैटर की। मैटर को हमने अगेन मैटर को क्लासिफाई किया दो पार्ट्स में। एक होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं हमारे इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर में हमारे मिक्सचर आ जाते हैं, तो प्योर इम्प्योर की जगह हम डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं? मिक्सचर्स लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, ठीक है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अगर हम शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं, शुद्ध पदार्थ किसे कहा जाएगा? जो एक ही तरह के एटम से मिलकर के बने हुए हों या एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हों, उन्हें कहा जाएगा शुद्ध पदार्थ। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस है, इनको भी अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होते हैं एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड। जबकि ये जो मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं होमोजीनस और एक होते हैं होमोजीनस और एक होते हैं हेट्रोजेनस। होमोजीनस और हेट्रोजेनस, ये तो हो गई बात की बात, है ना। होमोजेनस हेट्रोजेनस क्लास 9th में हमने पढ़ा है बहुत डिटेल में। लेकिन सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस, तो इसमें होते हैं एलिमेंट। एलिमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेटल, एक होते हैं नॉन मेटल। एक होते हैं मेटल और एक नॉन मेटल। क्लियर है? यहाँ पर हम मेटल और नॉन मेटल ही तो पढ़ रहे हैं। मेटल नॉन मेटल है क्या? एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस क्या है? बेसिकली हम मैटर में, प्योर सब्सटेंसेस में, एलिमेंट में मेटल और नॉन मेटल को पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चल, तो यानी कि जो मेटल है और नॉन मेटल है, ये है क्या? प्योर सब्सटेंसेस हैं। एलिमेंट तो है लेकिन प्योर सब्सटेंसेस है। इसके अलावा क्या है? एलिमेंट है। इतना ध्यान रखना है। इसीलिए कहा जा रहा है एलिमेंट आर क्लासिफाइड। क्या कहा जा रहा है? कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको हो सकता है समझ में ना हो कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन केवल मेटल और नॉन मेटल में किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, इस जो फ्लो चार्ट हमने पढ़ा, इससे आपको पता होना चाहिए कि मैटर को डिवाइड किया पहले हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, फिर प्योर सब्सटेंस को किया हमने एलिमेंट और कंपाउंड में, फिर एलिमेंट को हमने किया मेटल और नॉन मेटल में। ठीक है, चलो इतना आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। द इजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इनके ग्रुपिंग का सबसे इजी वे क्या है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना। तो यहाँ पर हम मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, देख करके पहले कंपेयर कर लेते हैं कि मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये डायमंड दिख रहा है, डायमंड दिख रहा है और आयोडीन दिख रहा है, तो लस्ट्रस है, नॉन मेटल की तरफ रखे हुए हैं, लस्ट्रस भी हैं, तो ये लस्ट्रस होते हैं। यानी कि जो नॉन मेटल हैं जैसे कि डायमंड, आयोडीन, वो लस्ट्रस होते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस है। बाकी जनरली सारे जितने भी हमारे नॉन मेटल हैं वो लस्ट्रस नहीं होते हैं। वहीं अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स तो लस्ट्रस ही होते हैं। तो और प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, जैसे मेटल जो है वो हार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम किसी भी मेटल को देखें, जैसे आपने अपने आसपास कोई भी मेटल देखा हो तो सारे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, काफी हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, चाकू से भी काटे जा सकते हैं, जैसे कि सोडियम है। सोडियम मेटल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। अब सोडियम है, लिथियम है, ये मेटल सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी, ये मेटल की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी में कि डक्टाइलिटी का मतलब क्या है। तो ध्यान रखना है, मैलिएबिलिटी में मेटल्स को बीट करके जो है इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि डक्टाइलिटी में मेटल्स को जो है वायर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत ज्यादा डक्टाइल और बहुत ज्यादा मैलेबल होते हैं। जैसे आपने काजू कतली देखी है, तो काजू कतली के ऊपर सिल्वर की क्या रखी है, सोने का सॉरी चांदी का एक वर्ग लगा हुआ होता है ना, वो है क्या, वो रियल में सिल्वर मेटल ही है। उसको हैमरिंग से इतनी पतली शीट में बना दिया जाता है कि शीट से इसे लग भी नहीं पाती है ना, शीट बीच बीच में क्या होती है, वो क्रैक हो जाती है, फट जाती है, टूट जाती है बीच बीच में। वो सिल्वर की जो हम कह रहे हैं कि फॉयल बोल लें या ठीक है फॉयल ही बोल लेते हैं। ठीक है, तो वो जो शीट बनी हुई होती है, शीट बोल लेते हैं, वो जो शीट होती है तो वो बीच में ब्रेक होने लग जाती है, इतनी ज्यादा मैलिएबल सिल्वर है। ठीक है, गोल्ड भी बहुत मैलिएबल है। वहीं अगर हम डक्टाइलिटी की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर ये बहुत ज्यादा, गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा डक्टाइल है। कितना डक्टाइल है कि लगभग 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। फिर हमने बात की कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हीट कंडक्ट करते हैं और सोनरस भी होते हैं, यानी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने कभी कोई डांस शो देखा हो, जब घुंघरू पहन करके डांस किया जाता है तो और साथ में म्यूजिक भी चल रहा हो, है ना, घुंघरू पहने हो, डांस चल रहा हो, डांस परफॉर्मेंस चल रही हो और साथ में म्यूजिक भी चल रहा हो, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो घुंघरू पहने हुए होते हैं, घुंघरू की आवाज म्यूजिक को भी बीट कर जाती है ना, म्यूजिक की आवाज से भी तेज से जो घुंघरू की छन छन हमें सुनाई देती है। ऐसा किस वजह से, क्योंकि घुंघरू बने हुए होते हैं मेटल के, और मेटल की प्रॉपर्टी है सोनरस, यानी कि सोनोरिटी की, है ना, यानी कि वो सोनरस नेचर के होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस। क्लियर है, चलो इतना हो गया। फिर हमने बात की नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल के बारे में अगर हम बात करें तो जनरली ये सॉलिड और गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर ब्रोमीन। ब्रोमीन पाया जाता है बच्चों लिक्विड स्टेट में। ठीक है, बाकी तो सारी प्रॉपर्टीज हमने कर ही ली थी। बाकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हालांकि ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो एक्सेप्शनल केस ही बन जाता है। बाकी यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस लिखे गए, आप देख सकते हैं, जैसे मर्क्यूरी है। जनरली मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि ब्रोमीन, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। जनरली नॉन मेटल सॉलिड और गैसेस स्टेट में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगला है आयोडीन, एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, यानी कि शाइनी है, चमकदार है। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, अब काफी ज्यादा हाई तो है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, जैसे गैलियम है, लिथियम है, हथेली पर रखते ही मेल्ट हो जाते हैं, पाम में रखते ही मेल्ट हो जाते हैं, यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि जनरली तो ज्यादा होता है मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट। बाकी मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एल्कलाइन मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
ये जो एल्केलाइन मेटल्स हैं ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, तो इनका जो डेंसिटी है और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, कम होता है। चाकू से भी इन्हें काटा जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सोडियम को चाकू से काटा जा रहा है। इसके अलावा कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो डायमंड कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो काफी ज्यादा चमकदार होता है और बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जबकि नॉन मेटल जनरली इतने हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन डायमंड क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, नॉन मेटल भी है इसीलिए भी है, नॉन मेटल है लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड है, इसलिए ये क्या बन जाती है, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी बन जाती है। आयोडीन बहुत ज्यादा लस्टरस है लेकिन नॉन मेटल है, इसलिए ये भी क्या बन जाती है, ये भी एक एक्सेप्शनल केस बन जाता है। इसके अलावा डायमंड कार्बन का एक और एलोट्रॉप है जो कि है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर से क्या समझ में आ रहा है कि कार्बन जो उसके एलोट्रॉप काफी काम के हैं, जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है। एक और एलोट्रॉप होता है कार्बन का जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर कार्बन इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे, तो वो है बकमिस्टर फुलरिंग। ठीक है, तो इसके बारे में खैर हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरह आप नोट कीजिए, एक बार देख लीजिए इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के जो एक्सेप्शनल केस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई, फिर हमने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां पर हमने अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। जैसे यहाँ पर अगर हम एक मेटल को देख रहे हैं, यहाँ पर एक नॉन मेटल, मेटल क्या है, मैग्नीशियम रिबन हमने यहाँ पर लिया है और सल्फर का पाउडर लिया है, तो मैग्नीशियम हमारा मेटल है और सल्फर नॉन मेटल है। जनरली अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल आपने अक्सर सुना होगा, पहले सिलेबस में हुआ करता था चैप्टर, लेकिन अब सिलेबस में नहीं है चैप्टर, जिसको हमने जब समर कैंप था, समर कैंप में हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो बच्चों जब हमने पीरियोडिक टेबल देखी, तो अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ठीक है, तो ये यहाँ पर जनरली मेटल्स हमें देखने को मिलते हैं, और जो पी ब्लॉक है वहां पर हमें मेटल्स देखने को नहीं मिलते, वहां पर ज्यादातर हमें नॉन मेटल देखने को मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देख करके याद कर सकते हो, है ना, कि कौन से मेटल्स हैं कौन से मेटल्स नहीं है। वैसे तो आपको प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन मेटल है कौन मेटल नहीं है। वो जो चैप्टर जब तक हमारा कंप्लीट होता है, यानी कि कंप्लीट तो हो चुका है, रिवीजन हम कर रहे हैं, तो जब हम रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो सारा डाउट है मेटल और नॉन मेटल को लेके वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कौन मेटल है कौन मेटल नहीं है। चलिए, तो मैग्नीशियम रिबन की जैसे हमने बात की, तो हमने क्या किया, इसको बर्न किया, इसके एशेस कलेक्ट किए, उसे पानी में डिसॉल्व किया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ। अभी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था इसमें हमने लिटमस पेपर डाला, तो लिटमस पेपर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको जलाया। अब वो जलता कैसे है, वो एक ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जलता है, जलने के बाद उससे क्या बनी, राख बनी, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहे हैं ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, राख को हमने पानी में डाला, पानी में डाला तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जब हमने इसका लिटमस टेस्ट किया, है ना, लिटमस टेस्ट यानी कि दो तरह के लिटमस पेपर है, रेड और ब्लू, ये हमने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ लिया था, इससे पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा था। तो एसिड और बेस में हमने ये देखा था कि जो लिटमस है वो दो तरह के हैं, ब्लू और रेड। अगर कोई सब्सटेंस, कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसमें लिटमस पेपर का कलर हो जाता है रेड, और अगर कोई सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है तो उसमें लिटमस पेपर का कलर हो जाता है ब्लू। तो अगर जब हमने यहाँ पर देखा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर लिटमस पेपर हो गया कैसा, ब्लू हो गया, जो क्या दिखाता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है। यानी कि क्या समझ में आता है कि जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। सिंपल सी बात है, मेटल क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेसिक ऑक्साइड। वहीं जब हमने सल्फर लिया, ठीक है, सल्फर को हमने बर्न किया, तो इसके फ्यूम्स कलेक्ट करे टेस्ट ट्यूब के ऊपर, फिर हम कुछ वाटर हमने इसमें डाला और उसको शेक किया, तो हमने देखा सल्फरस एसिड यहाँ पर बन गया। अब नाम में ही एसिड है तो पता है लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ये रहे हमारे सल्फरस एसिड, तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा एसिड में। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जो नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल्स बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। सिंपल। चलिए, फिर हमने देख लिया था कि एयर के प्रेजेंस में और मेटल्स कैसे बर्न होते हैं। तो हमने सोडियम की बात की, एक येलो फ्लेम से जल रहा था, मैग्नीशियम व्हाइट फ्लेम से जलता है, कॉपर कैसा जल रहा था, ब्लू ग्रीन फ्लेम से जल रहा था, एल्यूमिनियम कैसा जल रहा था, व्हाइटिश फ्लेम से जल रहा था। ठीक है, वहीं जो मेटल का सरफेस है वो कैसा हो जाता है, सिल्वर व्हाइट हो जाता है जलने के बाद। इसका हमने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर भी यहाँ पर निकाला था। चलिए,
फिर हमने देखा कि क्या होता है मेटल ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉपर जल रहा है ऑक्सीजन का तो बना रहा है कॉपर टू ऑक्साइड। एल्यूमिनियम जल रहा है तो बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब जलेगा मेटल तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। अब देख कॉपर टू ऑक्साइड आप देख रहे हो कैसे ब्लैक है, जब जलाएंगे तो एकदम काला ये हो जाता है। ठीक है, चल फिर हमने बात की जो मेटल ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर के होते हैं, जो हम ये भी हमने मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड हैं एसिडिक नेचर के। ठीक है, लेकिन मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम या जिंक ऑक्साइड है ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी हैं, ये भी आपको देख लेने, देख लीजिए इसे एक बार। आगे बढ़ते हैं तो यही प्रोसेस आगे हमने देखी थी। देन हमने बात की थी कि वाटर के साथ कैसे ये रिएक्ट करते हैं। तो जैसे जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, तो ये बहुत विगोरसली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। यहाँ तक कि ये जो है आग भी पकड़ लेते हैं क्योंकि H2 गैस रिलीज करते हैं और हाईली एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होती है। तो हीट के साथ H2 गैस जो है वो बर्न हो जाती है, जिससे कि इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर ये बर्न देखने को मिलता है। दूसरी चीज ये है कुछ रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जैसे कैल्शियम की बात करें तो वो इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता है जैसे सोडियम और पोटेशियम कर रहे थे। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अब आपको ध्यान रखना है कि सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कैल्शियम जो है नॉर्मली रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और आयरन जिंक इनकी बात अगर हम करें तो ये स्टीम यानी कि भाप, ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, इतना ध्यान रखना है। मेटल्स रिएक्ट विद एल्यूमिनियम आयरन जिंक ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। ठीक है, और जो लेड कॉपर गोल्ड सिल्वर ये मेटल है ये वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, नॉट रिएक्ट एट ऑल। ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर हम वाटर की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखें ये होगा वाटर की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। क्लियर, तो ये ऑर्डर भी आपको देख लेना है, नोट कीजिए इतना। चलिए फिर हमने बात की थी कि एसिड के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर थी हमारी रिएक्टिविटी। तो फिर हमने देखा मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। ये बनाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होती है, और ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या हम कहें आयनिक बॉन्ड ये फॉर्म करते हैं। और जैसे कि Na और Cl रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं NaCl का। ऐसे ही Mg और Cl रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, MgCl2। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, जो हमने बात की, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस कर ली थी, जनरल प्रॉपर्टी। फिर हमने मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में बात की। अब मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है, रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम देखें तो एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, एक थोड़ा लो रिएक्टिव और एक बहुत कम रिएक्टिव। ठीक है, तो जो हाईली रिएक्टिव है उन्हें इलेक्ट्रोलिसिस से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं वो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जो कार्बोनेट ओर है उनका कैल्सिनेशन, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करके हमें मेटल के ऑक्साइड मिल जाते हैं, जिनका रिडक्शन करके हमें मेटल मिलता है। फिर उस मेटल को हम प्योरिफिकेशन मेटल का करते हैं। ऐसे जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं वो सल्फाइड फॉर्म ओर में की फॉर्म में मिलते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं, मेटल हमें मिलता है, अगेन उसकी हम रिफाइनिंग कराते हैं। ठीक है, तो फिर कुछ गैंग पार्टिकल्स के बारे में हमने बात की है। इम्प्योरिटीज ही होती हैं जिन्हें मैग्नेटिक सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग से सेपरेट कर लेते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं उनके तो बहुत ईजी है, प्रोसेस से मेटल ऑक्साइड फिर हीट करेंगे और हमें क्या मिल जाता है, मेटल मिल जाता है। वैसे हमने देखा कि जो मिडिल रिएक्टिविटी वाले हैं रोस्टिंग करके और कैल्सिनेशन से। रोस्टिंग में क्या किया जाता है, एक्सेस एयर दी जाती है, हीट किया जाता है एक्सेस एयर में, जबकि कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है, हीट को यानी कि एयर को लिमिट किया जाता है। चलिए फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अच्छा, जो मेटल्स है फिर उनकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है ताकि हमें प्योर मेटल मिल सके जो हमें चाहिए, तो प्योर मेटल की। फिर हमने कोरोजन की बात की। अब कोरोजन जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, इमेजेस देख पा रहे हैं। सिल्वर है तो पहले तो चमकदार था, फिर उसके ऊपर कैसी आ गई, एक ब्लैक लेयर आ गई। ठीक है, कॉपर कॉपर तो पहले पहले तो ठीक था, लेकिन अब इसके ऊपर कैसी आ गई, ग्रीन लेयर आ गई।
आयरन आयरन ठीक था, लेकिन अब इसके ऊपर कैसे आ गई, रेडिश ब्राउन लेयर आ गई। ये सब क्या है, ये सब कोरोजन की वजह से, क्या है, कोरोजन से होता है। जैसे यहाँ पर जो सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की लेयर आ जाती है, कॉपर के ऊपर जो है बच्चों कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो प्रोसेसेस हैं इन्हीं को हम कोरोजन बोलते हैं। तो क्या हम किसी भी मेटल को कोरोड होने से बचा सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेटल को। अलग अलग मेथड्स है जिनसे हम मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जहां पर हमने देख लिया था कि कैसे रस्टिंग की प्रोसेस के लिए एयर और मॉइस्चर दोनों चीजों की जरूरत होती है। अगर एयर ही एयर है और अगर जो है वाटर ही वाटर है तो भी जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो नहीं होगी। तो दोनों फैक्टर यहाँ पर चाहिए रस्टिंग की प्रोसेस की। फिर हमने यहाँ पर बात की थी कैसे जो है हम रस्टिंग को जो है क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं, है ना, जिससे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहले हमने गैल्वेनाइजेशन की बात की थी, जहां पर जिंक की एक लेयर लगाई दी जाती है मेटल के बाहर से, ताकि मेटल जो है वो कोरोड ना हो। ठीक है, फिर हमने बात की नेक्स्ट मेथड है अलॉइंग का, अलॉय बनाने का। अलॉइंग में क्या किया जाता है बच्चों, अलॉइंग में देखो ध्यान से, दो मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल, मतलब दो या दो से ज्यादा मेटल या मेटल के साथ नॉन मेटल मिला करके अलॉय बनाया जाता है। तो अलॉय हम अपने डिजायर्ड प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए उसके हिसाब से बना सकते हैं, मेटल्स को, नॉन मेटल्स को मिला करके। अब ये जो अलॉय हैं ये होते हैं होमोजीनस मिक्सचर। ऐसा नहीं कि हमने कॉपर और जिंक का एक अलॉय बनाया, उसमें कॉपर आधा दिख रहा है जिंक आधा दिख रहा है, नहीं, वो मिल करके एक जो है नई प्रॉपर्टीज वाला कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलो। फिर दूसरी बात हमने बात की कि यहाँ पर जो है डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही क्या करेंगे, हम इनको डिसॉल्व करेंगे, फिर रूम टेम्परेचर पर कूल कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अलॉय की। अब अलॉय अलग अलग तरह की हमारे पास है। जैसे हम बात करें स्टेनलेस स्टील, ठीक है, जैसे हम आयरन की बात करें, आयरन क्या है, आयरन जो है नेवर यूज बिकॉज इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेस इजीली व्हेन हॉट। आयरन को ऐसे यूज नहीं किया जाता, प्योर आयरन को क्यों नहीं किया जाता, प्योर आयरन को यूज, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है और जब हम इसे हीट करेंगे, हीट करने पर ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और स्ट्रेच हो जाता है इजीली। तो इसीलिए केवल प्योर आयरन को यूज नहीं करते, उसमें 0.5% क्या मिला देते हैं, कार्बन मिला देते हैं, ताकि वो हार्ड और स्ट्रांग बन जाए। वहीं हम बात करें कि आयरन को जो है निकल क्रोमियम के साथ भी मिलाया जाता है, साथ में कार्बन डाल करके क्या बनते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अपने घरों में रेलिंग्स में यूज करते हैं, अपने जो हमारे यूटेंसिल्स हैं उसमें यूज करते हैं। ठीक है, हाई एक्सटेंशन ब्रिजेस जो होते हैं, ठीक है, वहां पर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इसे जो हाई एक्सटेंशन ब्रिजेस में भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम गोल्ड की। प्योर गोल्ड यानी कि 24 कैरेट गोल्ड को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होता है, ज्वेलरी उससे बना नहीं सकते। तो जो गोल्ड है उसमें हम कॉपर या सिल्वर मिला देते हैं, ताकि वो थोड़ा हार्ड हो जाए और उससे कोई भी ऑर्नामेंट इजीली बनाया जा सके। ठीक है, तो हम यूज करते हैं 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड एंड बाकी के जो 2 पार्ट है वो हम कॉपर या सिल्वर जो भी हम यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो इंडिया में जो हम गोल्ड जो हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो गोल्ड की ज्वेलरी हम पहनते हैं वो 22 कैरेट की होती है। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्योर गोल्ड यानी कि 24 कैरेट यूज नहीं करते, क्योंकि सॉफ्ट है, क्या मिलाया जाता है जिससे कि हम उसे यूज करते हैं वो आपको देख लेना। नेक्स्ट अलॉय के अलग अलग एग्जाम्पल हैं, जैसे मर्क्यूरी है, अलॉय कंटेनिंग मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का जो अलॉय हो जिसमें मर्क्यूरी होता है जिस अलॉय में, उसे कहा जाता है अमलगम। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयज हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट याद आपको क्या रखना है कि ब्रास किसका अलॉय है, कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, कॉपर और टिन का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। क्लियर है, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एक और अलॉय यहाँ पर है सोल्डर, जो कि किसका अलॉय है, लेड और टिन का अलॉय है। ठीक है, अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, इसीलिए
इलेक्ट्रिकल वायर को वेल्ड करने के लिए सोल्डर का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा रिवीजन भी होता है कंप्लीट। अब आने वाले सेशन में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।